लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फोटोन के ऊपर बात कर रहे थे और फोटोन की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। जो कुछ रिमेनिंग पार्ट है वो देखते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो आखिरी बात की थी वो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम की बात कर रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें हम लोगों ने जब स्टार्ट लिया था तो शुरू में मैंने आपको बताया था रेडियो वेव्स होती हैं। शुरू में रेडियो वेव्स थी, उसके बाद एएम वेव्स थी, उसके बाद आप लोगों के पास कौन सी थी, एफएम की वेव्स थी। यानी रेडियो वेव्स हैं, एएम है, एफएम है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और देन माइक्रोवेव्स वगैरह भी थी। और अगर इसी स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे चले जाए, एक्सट्रीम एंड पे चले जाए, तो वहाँ पर आपके पास कुछ रेस थी, लाइक एक्स रेस थी और गैमा रेज वगैरह थी। यानी ऐसा कुछ था। एक दो चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। ये मैंने थोड़ा सा बनाया ना, पूरा नहीं बनाया। एंड शुरू वाली कुछ लिख दी और एंड वाली लिख दी। एक चीज़ होती है कि किसी भी वेव के अंदर जो वेव नेचर होती है, अब वेव नेचर जो होती है उसका वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन होता है। और जो किसी वेव के अंदर पार्टिकल नेचर होती है, यानी किसी भी वेव के अंदर जो पार्टिकल नेचर होती है, उस पार्टिकल नेचर का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, जो पार्टिकल नेचर है उसका वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। यानी वेव नेचर का वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है और पार्टिकल नेचर का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अब ये देख सकते हैं कि हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि अगर हम मूव कर रहे हैं, अगर आप इस साइड से इस तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का पता होता है कि वेवलेंथ इंक्रीज हो, सॉरी इस तरफ जाते वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर उस तरफ जाते वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये हो कि अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो पार्टिकल नेचर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो वेव नेचर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये पूछ सकता है कि किन के अंदर वेव नेचर डोमिनेट करती है और किन वेव्स के अंदर जो है वो पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगी ना। ये वो चीज़ आपको पूछ सकता है, वेव नेचर किस में डोमिनेट करेगी और पार्टिकल नेचर। तो ये वाली जो वेव्स है ना, इन वेव्स की क्या लॉन्गर होती है, वेवलेंथ लॉन्गर होती है। उस सब जाते हैं वेवलेंथ कम हो रही है, इनकी तो वेवलेंथ लॉन्गर है। यानी ये वाली जो वेवलेंथ है इनकी वेवलेंथ तो लॉन्गर होती है। अगर इनकी वेवलेंथ लॉन्गर है तो इनके अंदर कौन सी नेचर डोमिनेट करेगी, वेव नेचर इनके अंदर डोमिनेट करती है। तो ये आप लोगों ने बस याद रखना है कि जो रेडियो वेव्स एएम एफएम वगैरह होती हैं इनके अंदर कौन सी नेचर डोमिनेट करती है, वेव नेचर डोमिनेट करती है। उसकी वजह सामने आपके वेवलेंथ का, वेव नेचर का डायरेक्ट रिलेशन, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा तो वेव नेचर डोमिनेट करेगी। इस तरह इस साइड पे जो वेव्स हैं उनकी आपको पता है जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, सबसे स्मॉल इन्हीं की होती है। जब वेवलेंथ बहुत कम होगी तो कौन सी नेचर डोमिनेट करेगी, पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगी, पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगी। बस ये आप लोगों ने छोटी सी बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये वाला जो एंड है ना, इस तरफ जो एंड है, ठीक है, इधर वेव नेचर डोमिनेट करती है और दूसरे एंड पे पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है। एक और मैं छोटी सी बात लिखने लगा हूँ, लेकिन हम एक वर्ड यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स, बोलते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। वैसे मैंने दो एग्जांपल लिखे और इधर हम क्या बोलते हैं, एक्स रेज, गैमा रेज, ये बोलते हैं ना। आप एक चीज नोट करें कि इनके नाम में ज्यादातर वेव आता है और इनके नाम में क्या आता है, रेज आता है ना। तो वेव बेसिकली जो वर्ड है वो वेव नेचर की वजह से, और इनके नाम में जो रेव है वो किस वजह से, पार्टिकल नेचर की वजह से। तो ये भी आप माइंड में रख सकते हैं कि इनको वेव इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर वेव नेचर डोमिनेट करती है, और रे जो वर्ड है वो इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर कौन सी नेचर, पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है। तो इस तरह भी आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। दो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है पंजाब की बुक में, केपी के बारे याद कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तब भी खैर है, लेकिन पंजाब वालों को मस्त वो आनी चाहिए। एनर्जी ऑफ रेडियो वेव जो होती है कितनी होती है, क्योंकि उसने अपनी बुक में एक्सट्रीम एंड की बात की, इस एंड की और इस एंड की, एक्सट्रीम एंड की उसने बात की, एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स और एनर्जी ऑफ गैमा रेज, सारे याद करने कॉमन वैल्यू है। एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स होती है 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी ऑफ गैमा रेज फोटॉन जो होती है ना वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ गैमा रेज फोटॉन जो होगी वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बड़ी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। इस तरह अगर हम थोड़ा सा विजिबल रीजन को डिस्कस कर लें
क्योंकि हमारा मेनली जो वास्ता पड़ता है वो तो विजिबल रीजन के साथ ही है। विजिबल रीजन से आप सारे फेमिलियर हैं, जिसे हम विब गायर से याद करते हैं ना, विब गायर, GYOR। वायलेट से लेकर रेड तक जितने भी कलर्स हैं ना, अब वो चीज़ें तो लिखने की ज़रूरत को नहीं कि इस तरफ जाते हुए क्या काम हो रहा है। हमें पता है इस तरफ जाते हुए वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, कम हो रही है, एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और स्पीड सबकी वैसे ही आपको पता है क्या होती है, सेम होती है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होगी वो बच्चों क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, क्वेश्चन जो आ सकते हैं ना वो आपके 3 तरह के सवाल आ सकते हैं। पहले ये तो बातें आपको पता है, इनको मैं सवाल नहीं काउंट करता कि आपको पूछे कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो आप सारों को वैसे भी याद है, ठीक है। सवाल ये आ सकता है, इनकी वेवलेंथ के क्वेश्चन आ सकता है, वायलेट की ना। तो हम कहते हैं विजिबल रीजन जो होता है उसकी वेवलेंथ की अगर रेंज पूछता है ना, विजिबल रीजन की वेवलेंथ की रेंज तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। यानी इसकी वेवलेंथ की रेंज 400 इसकी है और अप टू 700 तक जाएगी। इसी तरह अगर आपसे फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछता है तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने याद रखना है इसकी 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होगी, ठीक है। 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज किसकी बनेगी, ये आपके पास आ रही है जो फ्रीक्वेंसी है वो वायलेट की नहीं। इस तरह अगर आप रेड की तरफ जा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंटली कम होती जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी जो बनेगी 4.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, ठीक है। उस तरफ जाते हुए इनकी फ्रीक्वेंसी ये इसी फार्मूले से कैलकुलेट हुई है ना, C=F लैम्डा। अगर आपको लेमडा पता है, सी तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो उसको यूज़ करके आप इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी एनर्जी की रेंज बना लें, यानी E=HF, ठीक है ना। आपको अगर एक चीज़ पता है ना वेवलेंथ, तो C/λ किसकी इक्वल होगा, F निकल आई। अब अगर आप उनकी एनर्जी, ये क्या है, किसकी रेंज है, वेवलेंथ की, ये फ्रीक्वेंसी की और अब एनर्जी की लिखें। एनर्जी E=HF से आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप तो याद ही करेंगे ना। तो वो रेंज बनेगी 3.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा नहीं होगा। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसकी एनर्जी होगी। तो बस ये एक चंद छोटी छोटी बातें थी जो हमारी कल के लेक्चर में फोटोन के बारे में इंफॉर्मेशन रह गई थी, तो अब आप इन इंफॉर्मेशन को इजीली कर सकते हैं, ठीक। अब हम आते हैं अपना जो मेजर टॉपिक है इस पूरे यूनिट का, वो है बच्चों आप लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पे हम बात करते हैं। ये इस पूरे चैप्टर का भी मेन टॉपिक है। इवन मतलब ईटा वगैरह के जो बच्चे हैं उनका भी इस चैप्टर का जो मेजर टॉपिक बनता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही मेन टॉपिक, ठीक है। पहली बात ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसमें जो लाइट है ना उसकी पार्टिकल नेचर यूज होती है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर का फिनोमेना है, इसमें लाइट की वेव नेचर नहीं है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एमसीक्यू आ रहा था, मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना PEEE लिखूँ करूँगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आ रहा है कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड किसने किया था ना, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड किसने किया था। हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर किया था वो हर्ट्ज ने किया था। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर हर्ट्ज ने किया था और हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था 1887 के अंदर, ठीक है। और अगर वो पूछता है कि हर्ट्ज ने कब कैसे डिस्कवर किया था, हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था व्हेन, ये लाइन भी लिखना, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कंफर्म द when he was trying to confirm the existence of electromagnetic waves as predicted by Maxwell। ये लाइन पूरी आप लोगों ने याद रखनी है। मैंने लिखा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किसने किया था, हर्ट्ज ने किया था। कब किया था, 1887 में। हर्ट्ज ने इसको कैसे डिस्कवर कर लिया, उस वक्त हर्ट्ज के माइंड में क्या आया, तो कहता है हर्ट्ज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था, when he was trying to confirm the
एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज प्रिडिक्टेड बाय मैक्सवेल। तो यहाँ से ये एमसीक्यू भी समझ आ गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको प्रिडिक्ट किसने किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रिडिक्ट किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। तो यहाँ से ये एमसीक्यू भी याद रखना है। तो समटाइम एमसीक्यू ये भी आ जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड किया था किसने, हर्ट्ज ने 1887 में, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कंफर्म दी। तो आप ऑप्शन में क्या चूज करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि उस वक्त वो क्या काम कर रहा था, तो उस वक्त वो डिफरेंट फिनोमेनस के नाम लिखे होंगे ना, उस वक्त वो फलां काम कर रहा था, फलां काम कर रहा था। तो आप लोगों ने ऑप्शन में चूज करना है कि उस वक्त वो काम असल में क्या कर रहा था, कंफर्म दी एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे वो वर्किंग कर रहा था। और जिसको प्रिडिक्ट किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। थ्योरेटिकल लाइन है, दो चार एमसीक्यू है, आपको आइडिया हो चुका होगा। तो कोई भी बात घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपको लाइन पूरी पता होगी, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड इसने किया था। अब अगर एमसीक्यू आ जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किसने किया था, तो याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन जो था वो आइंस्टाइन ने किया था। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन आइंस्टाइन ने किया था। वैसे इसने एक्सप्लेन तो इसको 1905 में कर दिया था, यानी एक्सप्लेन इसने इसको 1905 में किया था। और इसने जो थ्योरी दी थी, बाय यूजिंग थ्योरी, इसने जो थ्योरी दी थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी को हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। अब जो क्वांटम थ्योरी है, यानी आइंस्टाइन ने, अगर आ जाए ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किसने किया था, तो आइंस्टाइन ने किया था 1905 में। और थ्योरी कौन सी यूज़ की थी, बाय यूजिंग अ थ्योरी कॉल्ड, कौन सी, क्वांटम थ्योरी हम उसे कहते हैं। क्वांटम थ्योरी को यूज़ करके उसने एक्सप्लेन किया। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये याद रखनी है कि इसको जो नोबेल प्राइज़ मिला था ना आइंस्टाइन को, मतलब आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, तो इसको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला। यानी इसने ज़रा इसको एक्सप्लेन किया तो इसी को इस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो ये चंद छोटी छोटी बातें याद रखनी। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है असल में क्या। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कहते हैं कि सपोज करें ये आपका कोई मेटल है, अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल करें, यानी ये कोई मेटल है और उस मेटल के ऊपर हम सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल करें, और उस लाइट फॉल करने से उस मेटल से क्या मिट हो जाए, इलेक्ट्रॉन मिट होना शुरू हो जाए। अगर हम किसी मेटल के ऊपर सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल करें और उससे उस मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं, तो दिस होल प्रोसेस इज नेम्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी फोटो मीन लाइट से अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, यानी लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल करें मेटल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाए, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस प्रोसेस के दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे देंगे। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट तरीके से इमिट हो सकते हैं ना, मतलब ये कोई मेटल है, मेटल ही ले लेते हैं, कोई चीज़ है, अगर हम इसको हीट करें तो हीट करने से भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं। अगर हीट करने से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ऐसी एमिशन को हम बोलते हैं थर्म्यूनिक एमिशन। यानी अगर हीट करने से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हो तो ऐसी एमिशन को हम थर्म्यूनिक एमिशन कहते हैं। एक और भी होती है कि सपोज करें, जिस तरह वो कैपेसिटर में नहीं था, सपोज करें एक पॉजिटिव प्लेट है, एक दरमियान में कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इसके दरमियान में आप लोगों ने कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है, इधर इसके इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर उसका पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब अगर आप ये करें कि इन प्लेट्स के ऊपर जो पोटेंशियल है ना, पता नहीं इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया ना, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब वो कहता है अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएं, यानी इस फील्ड को इंक्रीज करते जाएं, एक ऐसी स्टेज भी आएगी कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एमिट होकर इस तरफ आ जाएगा। यानी ये जो दरमियान में डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है ना, उसका इलेक्ट्रॉन निकल कर इस तरफ आ जाएगा। इस एमिशन को, अब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, क्या ये लाइट की वजह से एमिट हुआ है? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन हीट की वजह से एमिट हुआ है? नहीं। ये इलेक्ट्रॉन किस वजह से, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते गए हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, ये मोर पॉजिटिव होता जाएगा और ये वाली प्लेट मोर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक ऐसी स्टेज भी आएगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसी डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इस एमिशन को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। खैर एमिशन की तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये तीन आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए।
अब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली फोटो मिशन है। ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, इस मिशन को हम नाम दे रहे होते हैं, कौन सी मिशन का? इस मिशन को हम नाम देते हैं फोटो मिशन का। ये आपकी फोटो मिशन है। जब लाइट एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की फॉल कर रही है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे? फोटो एमिशन का नाम दे देंगे। और आपको आइडिया हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि फोटो मिशन तो हम पढ़ रहे हैं, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट हो, फोटो मिशन है, और प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। हो सकता है वो थोड़ा वर्ड चेंज करके पूछ रहे हो और आपको लगे फोटो मिशन ये सारी। अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हो किसकी वजह से? हीट देने की वजह से, तो वो फोटो मिशन नहीं होगी, वो थर्मियोनिक मिशन होगी, थर्मीन हीट। अगर वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की को स्ट्रॉन्ग करने की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल हो उनकी मिशन का, तो ऐसी मिशन को फिर हम लोग फील्ड मिशन का नाम देंगे। खैर ये तो चंद बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो हम लोगों ने मेरे ख्याल FSC में भी शेयर की होंगी। अच्छा, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। ये में आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहे हैं। एक और बड़ा कॉमन SQR होता है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका रिवर्स प्रोसेस कौन सा होगा। तो अगर वो बात करते हैं ना कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रिवर्स प्रोसेस होता है, देन दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज एक्स रेज। तो फोटो इलेक्ट्रिक बड़ा फेमस MCQ है ये वाला, कि रिवर्स प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्स रेज होगा। देखिए एक्स रेज में हम क्या करते हैं, एक्स रेज वैसे हमारे कोर्स में टॉपिक भी आगे हम उसको पढ़ेंगे भी। इसमें हम ये करते हैं कि हम इसमें ये कर रहे हैं कि इसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो हम लाइट फॉल करवाते हैं ना, एक्स रेज की प्रोसेस में हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉल करवाते हैं। किसी भी मेटल के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन फॉल करवाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब फॉल करवाएंगे तो वहाँ से लाइट एमिट होगी। लाइट इन द फॉर्म ऑफ कौन सी रेज होगी? एक्स रेज एमिट होती है। तो देख लें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या कर रहे थे, हम लाइट फॉल करवा रहे थे और इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे। लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। एक्स रेज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से लाइट या एक्स रेज एमिट हो रही है, तो एक दूसरे के फिर कौन से प्रोसेस हुए? रिवर्स हुए ना, कि वहाँ वहाँ लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन से लाइट या एक्स रेज एमिट होती है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कौन से होंगे? रिवर्स प्रोसेस होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है कि एक लाइन अपने पास लिख लें कि ऑल टाइप्स ऑफ waves can perform photoelectric effect। जितनी भी टाइप्स की वेव्स हैं कैन परफॉर्म फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स कैन परफॉर्म फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब उसमें जो लिखते हैं हम नॉर्मली, हम इंफ्रारेड, यूवी, अल्ट्रावायलेट जिसे कहते हैं, विजिबल रीजन, एक्स रेज, बाकियों का इशू तो नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं शायद एक्स रेज और गैमा रेज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। मैं लिखा है कैन का वर्ड लिखा है। ऑल टाइप्स ऑफ रेज वेव्स कैन परफॉर्म फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब कर सकती हैं, ठीक है। करने की क्या कंडीशन है वो भी हम देखते हैं कि कब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन कर सारी सकती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स कैन परफॉर्म फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें जो मोस्ट कॉमन है ना, मोस्ट कॉमन ये वाली करती है। अगर आ जाता है ना, ये सारे नाम लिखे हुए हैं और इनमें कहता है कि मोस्ट कॉमन कौन सी है जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करती है, तो वो यूवी है। उसकी वजह ये है कि जो मेटल्स होती हैं, क्योंकि हम इसमें मेटल यूज़ करते हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स एमिट इलेक्ट्रॉन्स फॉर यूवी, यानी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन यूवी के लिए एमिट कर देती है। देखिए अगर मेटल यूवी के लिए, ये थोड़ा सा हम लोगों ने इसको इधर करना था, इंफ्रारेड के बाद इस तरह विजिबल आना था, इंफ्रारेड के बाद विजिबल आएगा और विजिबल के बाद फिर कौन सा आएगा? यूवी आएगा। इंफ्रारेड फिर विजिबल फिर यूवी। मोस्ट कॉमन जो है मेटल जो एमिट करती हैं इलेक्ट्रॉन, वो किसके लिए है? यूवी के लिए एमिट करती हैं। अब देखिए ना, अगर वो यूवी के लिए एमिट करती हैं तो कोई मेटल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन यूवी के लिए एमिट करती है तो कोई विजिबल रीजन के लिए करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि यूवी के लिए अगर कर रही है तो इसका मतलब है कि मिनिमम एनर्जी इसको जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को, वो कौन दे रहा है? यूवी दे रहा है। तो इंफ्रारेड और विजिबल के लिए फिर वो मिशन नहीं करेगी। हाँ, एक्स रेज और गैमा रेज के लिए वो मिशन जरूर करेगी,
लेकिन अगर कोई ऐसी मेटल है जो विजिबल रीजन के लिए इलेक्ट्रॉन मिट कर रही है, जो विजिबल रीजन के लिए इलेक्ट्रॉन मिट कर रही है, तो वो जरूर किससे करेगी? अपने से ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन वो फिर भी मिट करती हैं, अपने से कम एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन मिट नहीं करेंगे। मतलब अगर आपके एमसीक्यू आता है ना, कोई मेटल है, उससे जो इलेक्ट्रॉन मिट हो रहा है वो विजिबल रीजन की लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन मिट कर रही है, उससे जो इलेक्ट्रॉन की मिशन हो रही है वो कौन सी लाइट करवा रही है? विजिबल रीजन की लाइट करवा रही है। इंफ्रारेड से इलेक्ट्रॉन मिट होगा, अगर मिनिमम एनर्जी इसको जो इलेक्ट्रॉन मिट होने के लिए चाहिए वो विजिबल रीजन दे रहा है, तो विजिबल रीजन से कम पे तो कोई मिशन नहीं होगी ना। यानी विजिबल रीजन से अगर इलेक्ट्रॉन मिट हो रहा है तो पूछेगा इंफ्रारेड से होगा, तो हम बोलेंगे इंफ्रारेड से मिशन नहीं होगी। तो पूछेगा क्या यूवी से होगी, तो हम बोलेंगे हाँ यूवी से भी इलेक्ट्रॉन मिट होगा। अगर विजिबल रीजन से हो रहा है तो इंफ्रारेड से नहीं होगा बल्कि किससे होगा? यूवी से होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जिससे इलेक्ट्रॉन मिट होता है उससे लेस एनर्जी पे मिशन नहीं होती, बल्कि उससे ज़्यादा एनर्जी पे क्या हो जाती है? एमिशन पॉसिबल होती है। इस पे खैर अभी हम बहुत डिटेल से बात भी करते हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता ये है, मैं थोड़े से एग्जाम्पल भी देता हूँ। देखिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मिट करवा रहे हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ, यानी जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। असल में होता ये है ना, आप एक चीज़ जरा समझें, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो स्टोरी भी है ना, छोटी डायग्राम बन गई, फ्री इलेक्ट्रॉन की भी स्टोरी बड़ी अजीब सी है। लेकिन सपोज करें ये कुछ एटम्स हैं, ये 4-5 एटम बना देते हैं। अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन किसी वक्त इस जगह पर है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, ये दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो क्या सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वली टाइटली बाउंड होते हैं? ऐसा नहीं होता। जो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर दरमियान में होगा ना, वो ज्यादा बाउंड होगा। क्यों ज्यादा बाउंड होगा? उसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये टाइटली बाउंड होता है। ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन से जो किसके ऊपर है? सरफेस के ऊपर है, उसको ये तो अट्रैक्ट कर रहा है ना। मे बी इसके इधर वाला भी हो वो अट्रैक्ट कर रहा हो, नीचे वाला भी कर रहा हो, लेकिन इधर वाली अट्रैक्शन तो खाली है ना। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर होते हैं वो लीस्ट टाइटली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मकसद ये है कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वली बाउंडेड नहीं होते। जो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मेटल की सरफेस के ऊपर होते हैं वो यार सरफेस टेंशन वाला कंसेप्ट है ना। इसको इधर वाला खींच रहा है, इधर में भी एक हो वो खींचे, इधर वाला खींचे, इधर वाला तो कोई नहीं खींचने वाला। Free electron are not bound by a single atom, but free electron are attracted by all the atoms. उसको सारे एटम तो थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन अपने पास कोई नहीं रखता उसको, लेकिन उसको अट्रैक्शन थोड़ी थोड़ी सारे दे रहे होते हैं। खैर ये बात होगी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के ऊपर होते हैं वो लीस्ट टाइटली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाउंड हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। अगर बाउंड ही नहीं है तो फिर तो वो आयनाइज हो जाएंगे। बाउंड किस में है? किसी शेल में बाउंड नहीं है, उस मेटल की बॉडी के अंदर वो बाउंड है, मेटेलिक बाउंड की वजह से वो विद इन द मेटल बॉडी मूव कर सकते हैं। ये मैं समझ आ गया कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन की और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, डिफरेंट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि टाइटली बाउंड है, ये लीस्ट टाइटली बाउंड है। अच्छा खैर मैं सपोज कर रहा हूँ ये सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी मुझे चाहिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इसको निकालने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब मैं इसको दे रहा हूँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दे रहा हूँ? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको चाहिए कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बिल्कुल यहाँ से निकल आएगा ना, क्योंकि मैंने इसको दी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको निकलने के लिए कितनी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा अपनी इस अट्रैक्शन को ओवरकम आने के लिए। इसको ऊपर नीचे अट्रैक्शन मिल रही होंगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जज़ब कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा इस अट्रैक्शन को ओवरकम आने के लिए। बाहर तो निकल आएगा, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किधर गई है? वो इस अट्रैक्शन को ओवरकम आने में यूज होगी। ठीक है। अब मैं कह रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? एक तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ना, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ये लाइन अपने पास याद रखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कंप्लीट एनर्जी ऑफ फोटोन।
इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कंप्लीट एनर्जी ऑफ फोटोन, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कंप्लीट एनर्जी ऑफ फोटोन, वो फोटोन की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है। समझने की बात की ना। और कॉम्पटन इफेक्ट हमारे कोर्स में तो नहीं है एमडी कैट में, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कॉम्पटन इफेक्ट में क्या इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, बिल्कुल होता है। कॉम्पटन इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, ये नहीं समझना कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। कॉम्पटन इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब, अब कहाँ लिखो इसको, पार्शियल एनर्जी, इसी जगह में छोटा सा लिख सकता हूँ, पार्शियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन, यानी वो फोटोन से पार्शियल अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ये कि कॉम्पटन इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इमिट होता है, कॉम्पटन में भी इमिट होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है फिर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कंप्लीट एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, देखिए 3 दी, इसने 3 ऑब्जर्व की, 2 उसको निकलने के लिए लग गई, निकलने के लिए क्यों लगी, उसको साइड से वो ट्रैक्शन को ओवरकम आना था, और बाकी जो बच गई वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हुई। कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब पार्शियल एनर्जी ऑफ फोटोन, ये सारी एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट अब्जॉर्ब करेगा। मतलब फोटोन जो है वो अपने पास भी कुछ एनर्जी रख लेगा। देखें यहाँ पर हम लोगों ने फोटोन की डिस्कशन की, कोई डिस्कशन नहीं, फोटोन खत्म हो गया। फोटोन क्या था, पैकेट ऑफ एनर्जी थी, सारी एनर्जी इसके पास आ गई, आगे फोटोन की कोई डिस्कशन नहीं है। कॉम्पटन इफेक्ट में वैसे थोड़ी सी डायग्राम बना देता हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये सपोज करें गैमा रेस का फोटोन आ रहा है, मैं थोड़ा डिटेल से बात कर देता हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट में हम ये कहते हैं ना, अगर हम कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें तो कॉम्पटन इफेक्ट में हम ये बात कर रहे होते हैं कि सपोज करें ये कोई एनर्जेटिक फोटोन आ रहा है, तो गैमा रेस की कर लेते हैं, इसने आकर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक किया। इलेक्ट्रॉन अकेला तो नहीं पड़ा होगा ना, किसी मटेरियल के अंदर ही होगा, हम अकेला वैसे बना देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया, फोटोन ने इसको एनर्जी दी, और फोटोन इस तरफ स्कैटर नहीं हो गया, इस तरफ अब भी क्या आ रहा है, फोटोन ही नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट एनर्जी नहीं दी, बल्कि इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को पार्शियल एनर्जी दी है, कुछ एनर्जी अभी भी फोटोन के पास बाकी है। तो कॉम्पटन इफेक्ट और जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही फर्क है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब फोटोन को किसी मेटल के ऊपर फॉल करवाते हैं या किसी मटेरियल के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो अगर उस फोटोन की एनर्जी कंप्लीट अब्जॉर्ब हो जाए, लफ्ज़ लिखा भी है ना, अगर उस फोटोन की एनर्जी क्या हो जाए, कंप्लीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप किसी मेटल के ऊपर ही, इवन मेटल की क्वेश्चन आ जाए, आप लाइट को फॉल करवाते हैं और वो जो फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, उसने फोटोन की कंप्लीट एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं किया, तो फिर कौन सा हो जाएगा, कॉम्पटन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये हमें बातें समझ आ गई। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो एक्स रेज जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट करती हैं, तो एक्स रेज कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगी। तो हमें पता है ना कि हम कॉम्पटन इफेक्ट के लिए जो मोस्ट कॉमन रेज यूज़ करते हैं वो कौन सी एक्स रेज यूज़ करते हैं। तो कहते हैं सर एक्स रेज को कॉम्पटन इफेक्ट करती हैं। कॉम्पटन इफेक्ट करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स रेज की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन को उसकी एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट भी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, बाकी एनर्जी अभी फोटोन के पास अपनी बाकी रहती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप कह रहे हैं कि एक्स रेज कॉम्पटन इफेक्ट करें। देखिए एक्स रेज कॉम्पटन इफेक्ट किधर, एक्स रेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करें। एक्स रेज जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब करेंगे, एक्स रेज किसी ऐसे मटेरियल के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगी जिस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए होती है ना। तो कोई ऐसी मेटल हो जिसमें इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हो। क्यों बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस मेटल के अपने फ्री इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो उस मेटल के ऊपर अगर हम क्या फॉल करवाएंगे, इवन एक्स रेज भी फॉल करवाएंगे, तो वहां पर एक्स रेज भी कंप्लीट क्या हो जाएगी, ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी। हाँ, अगर एक्स रेज कंप्लीट ऑब्जॉर्ब हो गई हैं तो हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, और अगर एक्स रेज कंप्लीट ऑब्जॉर्ब नहीं हो रही तो हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। लेकिन एक्स रेज कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बात याद रखनी है। ठीक है। वो तो अलग बात थी ना किन मेटल्स के ऊपर करेंगे, उसको तो हम फिर देख लेंगे।
अब हम बच्चों बात करते हैं, जो मैं चीज़ बार बार समझाना चाह रहा हूँ उसको लिख देता हूँ, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भी इसको कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। इसको हम वर्क फंक्शन का नाम भी देते हैं और इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। वर्क फंक्शन या जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, इसको हम ज़्यादातर डिनोट फाई की सिंबल से करते हैं, यानी वर्क फंक्शन कह लें या थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लें, इसको हम डिनोट फाई से करेंगे। अभी मैं पिछली एग्जांपल में आपको बता रहा था कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम, ये किसकी बात हो रही थी, फ्री इलेक्ट्रॉन को मिट करवाना था सरफेस से। इसको जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए थी वो कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो किसी भी मेटल की सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को मिट करवाने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो सकता। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड का वैसे मतलब लिटरेचर में मिनिमम होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, लिखना है मेरे पास। वर्क फंक्शन क्या चीज़ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron from a metal surface। इस लफ्ज़ को लाजमी याद रखना है, सरफेस को। इसकी जब डेफिनेशन डिफरेंट लिखी हुई है ना, वो लंबा एंस की आज है वर्डिंग वाला, तो उसमें सरफेस का वर्ड स्किप हुआ होगा। और एक मिनिमम याद रखें कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron from a metal surface is called work function। ये वो कह रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from a metal surface, उस चीज़ को हम किसका नाम दे रहे हैं, वर्क फंक्शन का नाम दे रहे हैं। ये बस आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो उसका क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो एच एफ नाट होता है, यानी वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला हम लिख रहे होते हैं वो एच एफ नाट लिख रहे होते हैं ना। अब एफ नाट यहाँ पर क्या चीज़ है, एफ नाट यहाँ पर हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में कह रहे होते हैं कि बेसिकली मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच may cause फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब वही होता है कि इलेक्ट्रॉन को मिट करवा लेना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि इंसिडेंट रेडिएशन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो क्या करेगी, कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होंगे, तो देन दैट इज नेम्ड एज कौन सी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक आपके पास वर्क फंक्शन हो गया और एक आपके पास क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आपको नजर आ रहा है कि हम किस से डिनोट कर रहे हैं, एफ नाट से डिनोट कर रहे हैं। अब अगर इसी को मैं यूं भी लिख सकता हूँ ना, फाई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा भी तो लिख सकता हूँ ना। अब ये तो आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का आपस में कौन सा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अब अगर हम इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मिनिमम बोलते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर हम मिनिमम कहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो तो फिर क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना। तो इस फार्मूले में वेवलेंथ का फिर मैक्सिमम मुझे लिखना पड़ेगा। ये वर्क फंक्शन का फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है, तो फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ को तो हम मिनिमम नहीं कहेंगे, उस वेवलेंथ के लिए तो मजबूरी है हम उसके साथ क्या लिखें, मैक्सिमम का वर्ड लिखेंगे ना। समझिए बात नहीं है। तो इस लेमडा के साथ आप लोगों ने मिनिमम का लफ्ज़ नहीं लिखना, इस लेमडा के साथ आप लोगों ने वर्ड मैक्सिमम का लिखना है, लेकिन कहते इसको भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेकिन नाम इसके साथ हम मिनिमम का नहीं लिखेंगे। वैसे थ्रेशोल्ड लफ्ज़ का मतलब मिनिमम होता है,
लेकिन इसको मिनिमम कहने से वो गड़बड़ हो जाएगी कि फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है, वेवलेंथ भी मिनिमम है। अगर एफ मिनिमम करेंगे तो वेवलेंथ तो उसकी करस्पॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। इसलिए इसकी डेफिनेशन में ख्याल रखना है, नाम इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही है और इसको डिनोट लैम्डा मैक्स मैंने वैसे लिख दी है। इसको डिनोट लैम्डा मैक्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा नॉट इसकी सिंबल होगी। लेकिन ये लैम्डा नॉट को लैम्डा मिनिमम कभी भी नहीं कहेंगे, इसको अब लैम्डा मैक्सिमम ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वो बार बार बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम डिनोट इसको लैम्डा नॉट से करते हैं। इसकी जगह चाहे तो अब नॉट ही लिख लें, फिर नॉट ही सिंबल यूज कर लें। इसकी भी डेफिनेशन लिख लें, लिखें द मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी ना, डेफिनेशन में वर्ड तो पूरा ही लिखेंगे ना। देखिए पहले दोनों में, इसमें भी मिनिमम का वर्ड था, इसमें भी किसका वर्ड था, मिनिमम का था। लेकिन वेवलेंथ में आप लोगों ने वर्ड क्या लिखना है, मैक्सिमम। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, the maximum wavelength of incident radiation which can cause photoelectric effect, कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको हम किसका नाम दे रहे होते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का नाम देंगे। अब बच्चों आपके जो सवाल आएंगे ना वो आपको मैं पहले करवा चुका हूँ। देखिए आपके क्वेश्चन आएंगे वर्क फंक्शन के, इसके न्यूमेरिकल आपके आएंगे। तो देखिए वर्क फंक्शन के जब न्यूमेरिकल आएंगे तो क्या होगा, आपको वेवलेंथ गिवन होगी ना इंसिडेंट रेडिएशन की, जिस इंसिडेंट रेडिएशन के लिए क्या हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है ना, कोई इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ तो आपको गिवन होगी जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है। अगर उसकी वेवलेंथ गिवन है तो आपसे पूछता है वर्क फंक्शन बताएं, तो वर्क फंक्शन बिल्कुल उसे बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, एच और सी तो कल मैंने आपको याद नहीं करवाया था यार, ये वही फार्मूला है ना, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये वही फार्मूला है जो कि ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो याद है ना। कल इस फार्मूले को मैंने जूल की फॉर्म में भी आपको एच सी लिखवाया था और इस एच सी को मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में भी करवाया है। बस इस उसी वही फार्मूला है, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा से अगर आपको लेमडा गिवन हो तो आप क्या बता सकते हैं, वर्क फंक्शन। इसी तरह अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फिर भी आप उस मटेरियल का क्या बता सकते हैं, वर्क फंक्शन बता सकते हैं। या ज़रूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन जो है वो किसका आ जाए, वर्क फंक्शन के आ जाए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया तो वो हम क्या करेंगे, जो वर्क फंक्शन गिवन होगा उसको एच से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उस मटेरियल की हमारे पास क्या आ जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यह सेम केस ज़रूरी नहीं है वर्क फंक्शन का क्वेश्चन आए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का क्वेश्चन आ जाए तो वेवलेंथ को ऊपर ले जाएंगे तो एच सी बाई कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एच सी तो वैसे ही आपको पता है ना। तो आपका अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का क्वेश्चन आ जाए तो अगर हमें एच सी पता हो और उसको हम 5 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास कौन सी वेवलेंथ आ जाएगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगी। इसके अच्छे खासे 1 2 3 4, इन चारों के बच्चों पेपर में ठीक ठाक न्यूमेरिकल आते हैं। मैं इनके न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि कल मैंने लेक्चर में आपको ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा और ई इक्वल टू एच एफ के इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने के तरीके बताए थे। तो ये वही तरीके तो इसके वही रहेंगे ना, बस इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट ये हुई है कि आपकी चंद छोटी छोटी चीज़ें उसने क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो अब उम्मीद है कि आपके अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत कोई नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये सारी चीज़ें इसका मतलब है आपस में लिंक है। कौन कौन सी चीज़ें, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सारी आपस में लिंक तो है ना, एक ही फार्मूले में सारी आ रही हैं। तो ये याद रखना है, ये डिपेंड किस पे करती हैं, ये दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल पे सिर्फ डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मेटल का मतलब बच्चों क्या है कि उस मेटल की, जिस मेटल की बात कर रहे हैं उस मेटल की अपने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, अपने उसके जो क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ग्रिप कितनी है, बस ये बात है। मैंने बोला कि ये जो सारी चीज़ें हैं, 5 मतलब वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल का मतलब क्या है, मेटल की अपने फ्री इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप कितनी है। जिस मेटल के अपने फ्री इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप स्ट्रांग होगी उसके लिए आपका उस मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, और जिस मेटल की अपने फ्री इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप वीक होगी, जिस मेटल के अपने फ्री इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप वीक होगी उसका वर्क फंक्शन कम होगा। और वर्क फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं ना, मतलब ऐसे में कुछ मेटल के वर्क फंक्शन लिख देता हूँ, ये यूएचएस ईटा में तो शायद आपसे कम ही पूछें, लेकिन शायद आपसे नम्स वगैरह में पूछ लें वैल्यू से, तो आप देख लें अपने पास लिख लें। वर्क फंक्शन जो होता है ना,
1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है सीजियम का। सीजियम का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। यानी सीजियम का वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी तरह आप याद कर सकते हैं 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो वर्क फंक्शन होता है आपका पोटेशियम का। पता है ना, पोटेशियम को के से डिनोट कर, के मीन पोटेशियम। इसी तरह 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वर्क फंक्शन किसका, कॉपर का। समझे बात को ना, वर्क फंक्शन का ताल्लुक किसके साथ है। ये मैंने बताया ना कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए होती। वर्क फंक्शन डिफाइन करता है उन इलेक्ट्रॉन को जो सरफेस के ऊपर पड़े हुए, जो लीस्ट टाइटली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो लीस्ट टाइटली बाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से होते हैं, जो सरफेस पे पड़े हुए। उनको नीचे से तो अट्रैक्शन मिल रही है लेकिन ऊपर से सरफेस खाली है ना ऊपर से, तो ऊपर से उनको कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रही, तो वर्क फंक्शन उनके लिए लिखा जाता है। समझने की बात की। तो वर्क फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं किसी भी मेटल के जो लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्क फंक्शन का कंसेप्ट लिखते हैं। और ये बात अपने पास याद करें कि इसमें ये जो लिखा हुआ है ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेकिन इसकी डेफिनेशन में थ्रेशोल्ड वर्ड का मतलब अपनी जगह मिनिमम जरूर होता है, लेकिन इसको आप लोगों ने डेफिनेशन में मिनिमम नहीं बोलना, इसको आप लोगों ने डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज करना है, मैक्सिमम ही इसके लिए वर्ड यूज करेंगे। एक छोटी सी बात जरा देखें। देखिए हम ये बात कर रहे थे कि ये कोई मेटल है, हम इसके ऊपर जो लाइट फॉल करवा रहे हैं उस लाइट की एनर्जी को हम HF लिखते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो 5 होती है। सपोज करो आप दे रहे हो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस मेटल के लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आप दे रहे हो HF दे रहे हो ना, जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो HF होती है, जो निकलने के लिए चाहिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल रहा है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, सरफेस से निकल रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की। सरफेस इलेक्ट्रॉन लोग समझ आ जाएगा ना, जो बस सरफेस के ऊपर तैयार बैठे थे निकलने के लिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों ने 5 दी, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए चाहिए थी, तो 5 - 2 कितनी होगी, 5 - 2 तो कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि अगर वही मेटल है, इस मेटल के यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और आप जो दे रहे हैं, आप लोगों ने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, अब एक देते जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकला, एक इलेक्ट्रॉन ये अंदर पड़ा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन। पहली बात है कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 2 से ज्यादा चाहिए। क्यों 2 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसका लेन देन काफी है ना, इसने इधर से भी जान छुड़वानी है, इधर से भी कर्जा देना है, इधर से भी जान छुड़वानी है, इधर से भी जान छुड़वानी है। इसकी इसको निकलने के लिए एक तो कंपेरेटिवली ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। दूसरा, जब ये यहाँ से बेचारा निकलने लगेगा तो इसके महल्ले शल्ले वाले पूछेंगे हाँ जी किधर जा रहा है, तो उसके साथ कुलियन शियन भी इसको करने पड़ेंगे। तो ये जब बाहर निकलेगा तो पहली बात तो क्या हुई, पहली बात ये हुई कि इसको निकलने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। हमारी बुक्स में वैसे निकलने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए थे वाले कंसेप्ट को कम डिस्कस करते हैं। हमारी बुक में ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अंदर से निकलेगा तो ये उस इलेक्ट्रॉन को कुलियन करके निकलना पड़ेगा। कुलियन क्यों कर रहा है, बस मिलता जुलता बाहर आ रहा है ना, कि चलो हज के लिए जा रहा हूँ तो मिलजुल के आ जाऊँ, मतलब समझ आ रही है आपकी बात। अब आप दोनों बातें याद रख लीजिएगा, एक तो इसको एनर्जी निकलने के लिए चाहिए, दूसरा भी ये कुलियन करके जब बाहर निकलेगा। आपने 5 दी, 2 किसको निकलने के लिए चाहिए, वर्क फंक्शन डिफाइन फॉर दोज इलेक्ट्रॉन विच लाइज एट द सरफेस नॉट इनसाइड ना, तो ये कुलियन की वजह से कुछ एनर्जी जाया करके बाहर निकलेगा। इसकी अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो सपोज इसकी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। मे भी कोई और इलेक्ट्रॉन है जिसके दो शोस और थोड़े ज़्यादा है, आप लोगों ने इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, ये जनाब कहता है चले तो जाना ही है अब बाहर, ज़रा मिल गोली लो, तो मे भी इसकी कितनी हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। अब बात सिर्फ ये समझें कि हम लोगों ने सेम मेटल है, सेम मेटल मतलब वर्क फंक्शन सेम है। एक कंसेप्ट ये समझ होगा कि वर्क फंक्शन डिफाइन होता है उन इलेक्ट्रॉन के लिए जो सरफेस के ऊपर होते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम एक ही मेटल के ऊपर फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल करें, अगर एक मेटल के ऊपर फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करें, फॉल करें, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उन सब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होना नेसेसरी नहीं है,
बल्कि आपके सामने उन सब की काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। तो ये कंसेप्ट आप अपने पास इस बात को लिख लें। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव कौन सी, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। और उसकी वजह क्या है, क्यों डिफरेंट है, बिकॉज दे एमिट आफ्टर डिफरेंट नंबर ऑफ कोलिजन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ कोलिजन्स। क्योंकि हमारी बुक में सिर्फ कंसेप्ट कोलिजन से समझाया गया है ना, उनकी बाउंडिंग को उसने डिस्कस नहीं किया कि वो कम बाउंड और ज़्यादा बाउंड भी होते हैं। तो इसलिए मैंने वही लिखा है कि ऑल इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे एमिट आफ्टर डिफरेंट कोलिजन। इसका एमसीक्यू कैसे आएगा वो जरा सुने। तो एमसीक्यू में आपको अच्छा खासा परेशान करेगा। वो कहता है कि आपके पास सपोज कर लें दो कॉपर की शीट्स हैं। किसकी शीट्स हैं, टू कॉपर की शीट्स हैं। दोनों मेटल सेम साइज वगैरह वो वर्ड यूज करता है। दो कॉपर की शीट्स हैं, उनके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल कर रहे हैं। दो कॉपर की शीट, कॉपर शीट बोल दिया, आपको समझ आ गया कि दोनों मेटल का वर्क फंक्शन सेम। वो कहेगा दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन मिट होंगे, क्या उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो आप लोगों ने क्या कहना है, इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो हम ये बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगी नहीं होगी। हम ये बोलेंगे मे आर मे नॉट बी इक्वल, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। दोबारा सुन लें, एक मेटल, दो मेटल्स हैं सेम नेचर की ना, एक कॉपर की शीट है दूसरी भी कॉपर की शीट है। दोनों के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल कर रहे हैं। दोनों के ऊपर हम क्या फॉल कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तब क्या बोलेंगे, मे आर मे नॉट बी इक्वल। इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। हम ये नहीं कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल। उसकी वजह ये है कि ये भी तो हो सकता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हो, सरफेस के हो। मतलब इसकी भी सरफेस से मिट हुआ हो, इसकी भी सरफेस से मिट हुआ हो, तो फिर दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इक्वल। लेकिन अगर एक का सरफेस से मिट हुआ है दूसरा अंदर से मिट हुआ है तो फिर वो क्या होगी, नॉट इक्वल होगी ना। तो ये आप लोगों ने जनरल सा कंसेप्ट याद रखना है कि आप लोगों के जो एक सेम एनर्जी की अगर हम लाइट फॉल करवा रहे हों तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये तो दो डिफरेंट मैंने कंपेयर किया ना, इस शीट को इस शीट से के साथ कंपेयर किया, इस शीट को इस शीट के साथ मैंने कंपेयर किया। तब मैंने क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मे आर मे नॉट भी क्या होगी, इक्वल। ये एक एमसीक्यू था। दूसरा एमसीक्यू क्या है कि आपके पास एक ही मेटल है। पहला एमसीक्यू समझ आ गया ना, मे आर मे नॉट इक्वल वाला कंसेप्ट है। इस कॉपर की शीट को इस कॉपर की शीट के साथ कंपेयर की है। तो फिर सर ये लाइन का क्या मतलब है कि ऑल इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपका एमसीक्यू यूं आता है ना कि ये आपका वो कहता है कॉपर की शीट है, इस कॉपर की शीट के ऊपर आप लाइट फॉल करवा रहे हो कितने की, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की, और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। एक कॉपर की शीट है उससे आप लाइट फॉल करवा रहे हो तो वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो उन सारे इलेक्ट्रॉन की तो आपस में काइनेटिक एनर्जी स्लाइड क्या होगी, डिफरेंट ही होगी, क्योंकि वो एक ही शीट से सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। तो इनके लिए हम ओवरऑल वर्ड यूज करते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन हैव कौन सी, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज बिकॉज दे एमिट आफ्टर डिफरेंट नंबर ऑफ कौन से कोलिजन्स। लेकिन जब दो डिफरेंट मेटल्स की बात करेगा तो उस वक्त आप लोगों ने ऑप्शन में क्या चूज करना है, मे आर मे नॉट हैव इक्वल, क्योंकि दोनों सरफेस से भी तो एमिट हो सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो फिर सेम भी हो सकती है और दोनों की जो एनर्जीज है वो इस केस में क्या हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। आसान कंसेप्ट है, मतलब वो खास डिफिकल्टी लेवल इसमें नहीं है। उम्मीद आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अच्छा आगे थोड़ा सा चलते हैं। अभी हम ये बात कर रहे थे कि इस मेटल के ऊपर जब हम लाइट फॉल करवा रहे हैं तो वो जो हम लाइट दे रहे हैं उसकी एनर्जी एच एफ है। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और निकलने के लिए उसको वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूँ तो इक्वेशन इसकी ये बनेगी ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकाल रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं, एच एफ किसकी एनर्जी, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, वर्क फंक्शन को माइनस कर रहे हैं। अगर हम इंसिडेंट लाइट की एनर्जी में से वर्क फंक्शन को क्या कर दें, माइनस कर दें, वही आपके पास आप लोगों ने 5 दी, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो जो न्यू एनर्जी बनी है वो कितनी है,
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी बन गई। अब ये जो बेसिकली सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हो रही है, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के बारे में सबको याद है। इस इक्वेशन को बड़ा फेमस नाम है, बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। अच्छा, ये मैं समझ आ गया कि ये जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। इसमें HF किसकी एनर्जी है? जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसकी एनर्जी है, और सेकेंडली जो है वो फाई क्या चीज़ है? वर्क फंक्शन है। ठीक है ना। एक चीज़ मैं आप लोगों ने सही अपने पास नोट कर लें, नोट अपने पास ये आप लोगों ने करना है कि इफ़ ई किसकी एनर्जी है? ई को HF होता है। ई जब लिखे तो HF को कहते हैं। अगर आपका HF जो है, ई लिख दो HF लिख दो, बात तो एक ही है। अगर HF ग्रेटर हो जाए फाई से, अगर HF ग्रेटर हो जाए किससे? फाई से, तो आप क्या चूज़ करेंगे? एमिशन हो रही होगी या एमिशन नहीं हो रही होगी? तो आप लोगों ने चूज़ करना है एमिशन जो होगी, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट, आप लोगों ने चूज़ करना है। ये बात बड़ी काम की है, इसको अपने पास नोट करना है। मैं समझाता हूँ इसको। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट, इस बात का क्या मतलब है कि अगर आपके पास HF ग्रेटर है देन 5 से, तो फिर इसने क्यों लिखा है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट? में एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा? नहीं भी हो सकती, फिर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये ज़रा समझिए कि अगर हम लोगों ने तो ये पढ़ा था ना कि अगर मिनिमम एनर्जी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जिसने इस एग्जांपल में हम कह रहे थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, तो हमें लग रहा है क्या हो रही है? एमिशन हो रही है। तो मैंने एक बात ये लिखी कि अगर आपके पास HF ग्रेटर हो जाए किससे? 5 से, तो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हो भी सकती है और इलेक्ट्रॉन की एमिशन नहीं भी हो सकती। अच्छा, तो मैं आपसे बात ये कर रहा था कि इसमें मैंने ये लिखा है कि ये बड़ा कॉमन एमसीक्यू है कि अगर HF ग्रेटर देन 5 हो जाए, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मस्ट एमिशन होगी। आप लोगों ने मस्ट एमिशन चूज़ नहीं करना ऑप्शन। अगर HF ग्रेटर देन 5 हो जाए तो प्रॉपर, अगर ज़्यादातर एमसीक्यू में अगर मे एमिशन वाला ऑप्शन हो तो मे एमिशन चूज़ करेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर हम मस्ट एमिशन ही इसको ले लेंगे ना। HF ग्रेटर देन 5 पे इलेक्ट्रॉन की मस्ट एमिशन नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप इसको यूँ समझो, कोई मेटल है, चले मैं इसको अब यूँ समझा देता हूँ। सपोज करें आपके पास कोई मेटल है, आप उसको एनर्जी ई दे, मेटल तो सेम ही रखनी पड़ेगी ना। उसके बाद कुलियन उसके हो रहे हैं, कुलियन में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, चलो मैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल से बात कर देता हूँ, और इस तरफ इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख लें। जो आप एनर्जी दे रहे हैं, वर्क फंक्शन, कुलियन में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, और जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। देखिए सपोज करें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता है ना EHF है ना, उस मेटल का जो वर्क फंक्शन था वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। कुलियन में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी यहाँ से? ये है ना HF है ना, HF माइनस 5। HF माइनस 5 का मतलब कितनी होगी? वो 8 दी, 2 वर्क फंक्शन में चली गई, कुलियन में वेस्ट हुई कोई नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होगी। ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनी, इसी इक्वेशन से निकाल लो। ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे भला? ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, मेटल का वर्क फंक्शन तो नहीं बदलता ना, वर्क फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सरफेस इलेक्ट्रॉन, वो हर मेटल के लिए फिक्स होता है। कुलियन में जो यूज़ होगी वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुलियन में कैसे यूज़ होगी? देखें, ये अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकल रहा है, तो कुलियन में ज़ाया तो करेगा। अब मसला ये है कि अब अगर हम इस इक्वेशन से निकालेंगे 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 6 आनी चाहिए, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 6 होगी नहीं, क्योंकि ये तो कहाँ से निकल, ये तो कुलियन में भी कुछ, कुलियन में एनर्जी वेस्ट हो रहा है, ये लिखा हुआ है। कुलियन में जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है वो 3 कुलियन में ज़ाया कर रहा है, तो अब इसकी एनर्जी कितनी होगी? अब आप 8 में से 2 माइनस करेंगे, 8 में से 5 माइनस करेंगे, 8 में आप 5 माइनस करेंगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो बनेगी वो कितनी होगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी कुलियन में भी 3 ज़ाया हो गई है, तो अब आप 8 में से 2 माइनस नहीं करेंगे, 8 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, तो कितनी हो जाएगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन जो है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये यूँ समझ लें कि ये सिर्फ किन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकती है? सरफेस इलेक्ट्रॉन्स। सरफेस इलेक्ट्रॉन्स कौन से?
जो इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी कोलिजन एमिट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी कोलिजन एमिट हो रहे हैं, ये वाली इक्वेशन से सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। तो आपके एमसीक्यू इस टाइप के भी आएंगे, ठीक है, इस टाइप के भी आपके एमसीक्यू आएंगे कि आपको एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गिवन होगी, मैटर का वर्क फंक्शन गिवन होगा, कोलिजन एनर्जी जो वेस्ट हो रही वो भी गिवन होगी। तो उसमें आप लोगों ने इसमें से ये करना है कि वर्क फंक्शन को सिर्फ माइनस नहीं करना, बल्कि इसमें से आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, माइनस करना है, तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। और ये वाली इक्वेशन फिर क्या बता रही है, ये सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बता रही है जो कहाँ से एमिट हो रहे हैं, सरफेस से एमिट हो रहे हैं। बाकियों के ऊपर ये इक्वेशन अप्लीकेबल ही नहीं है। क्या नहीं है? अप्लीकेबल ही नहीं है। क्या ये इक्वेशन सब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकती है? नहीं। अगर आता है ना एमसीक्यू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये वाली जो इक्वेशन है, क्या इससे हम सब ऑल इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, इससे सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो सकेगी जो सरफेस इलेक्ट्रॉन होंगे। सरफेस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, किन को कहते हैं? जो जब मेटल से निकलते हैं तो कोलिजन के दौरान कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ये क्वेश्चन सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। ये वर्डिंग किसके एमसीक्यू आएंगे, इन बातों को याद रखिएगा। मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। सपोज करें मैंने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी दी, मेटल तो सेम थी, वो इलेक्ट्रॉन था उसकी दोस्तियाँ शोस्तियाँ बड़ी थी, वो जनाब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी लग जा चाहिए होती है वहाँ से कुलियन में जो वेस्ट होती है। मतलब कुलियन में वेस्ट होने का मतलब ये है कि वहाँ से वो इतने ज़्यादा उसके आगे पीछे रिश्तेदार हैं कि उसको वहाँ से कुलियन को ओवरकम आने में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ हो जाएगी। आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन था। क्या था? वर्क फंक्शन था। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी कुलियन में यूज़ होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो क्या बाहर आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। वो जब सरफेस के करीब पहुंचेगा तो एनर्जी कम हो चुकी होगी, यहाँ से कोई इमिशन नहीं होगी। समझ आ गई बात की? यानी आप लोगों ने इसको 8 दी ना, उसने 2 तो यूँ समझ लें कि निकलने के लिए इसको यूज़ होगी, उसने साथ में अपनी जान छुड़वा ली बाकियों से। बाकी कुलियन ख़त्म करने के लिए इसको कितनी चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से एमिट नहीं होगा। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब आप दे कितनी दें? 8 दे रहे हैं, तो 8 जो है वो एच एफ जो है वो ग्रेटर है किससे? 5 से। लेकिन यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा, क्योंकि कुलियन में जो एनर्जी वेस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एमिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट अपने पास याद रख लेना है। और ये इक्वेशन भी आपको समझ आ गई। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उनको भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुलियन ख़त्म करने के लिए इसको यहाँ 7 चाहिए थी, आप 8 दे रहे थे, तो इन दोनों का डिफरेंस उससे लेस आ रहा था, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा। एक तो ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। और ये आपको समझ आ गया कि ये जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए है ही नहीं। ये वाली इक्वेशन सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कहाँ से एमिट हो रहे हैं, सरफेस से एमिट हो रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। एक तो ये बात याद रखिए, ठीक है। बाकी इस इक्वेशन को अगर हम लिख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की हम लोगों ने इक्वेशन लिखी, वो में समझ आ गया कि इसकी इक्वल एच एफ है। फाइव को हम क्या लिख सकते हैं? एच एफ नॉट लिख सकते हैं, यानी जो फाइव होता है उसका हम एच एफ नॉट लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से हमें क्या नज़र आ रहा है? इस इक्वेशन से हमें नज़र ये आ रहा है कि जो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन आ रहा है? डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। समझ की बात की? या अगर मैं जिस तरह आपको कहता था ना कि हम किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना चाहें तो उसको हम इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो ये होती है वाई इक्वल टू एम एक्स, सॉरी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी होता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी होता है। एम यहाँ पर जो लिखा होता है ना, ये उसकी स्लोप को शो करता है, और सी को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट सर आपने पहले तो ये नहीं पढ़ाई, अब क्यों पढ़ा रहे हैं? अब इसकी ज़रूरत है हमें। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो क्वेश्चन है ना, अगर इसको मैं अदर वे से आपको समझाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो अब यूँ समझें कि इसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। मतलब यहाँ प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। अब एक्स और वाई जो होंगे ये दो वेरिएबल होंगे जिनका आप लोगों ने ग्राफ बनाना होगा।
और इस वेरिएबल के साथ यहाँ पर जो लिखा होगा वो स्लोप होगी, और प्लस माइनस के बाद जो लिखा होगा उसका हम क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट। तो नीचे लिख सकते हो क्या लफ्ज़ है, इंटरसेप्ट। क्या वर्ड है, इंटरसेप्ट। ठीक हो गया, आसान बात, अभी अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आसान लगेगी। अच्छा, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर मैं इसको y मान लूँ, इसको मैं m कह दूँ, इसको मैं x कह दूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, c नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के ऊपर फिट हो रही है। ये y हो गया, ये अगर f आपका वेरिएबल आप रखेंगे नहीं, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल को x कह रहे हैं, इन दो का ग्राफ प्लॉट करना है h, और ये y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, फाई नॉट हो जाएगा। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कौन सी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ये बात आपको वैसे समझ आ रही है कि इंसिडेंट लाइट की जितनी आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो ज़्यादा ही होगी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। ये बात कैसे सिंपल है जी, ये बात ऐसे सिंपल है कि आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे थे और आप कह रहे थे जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी, तो 6 माइनस 2 ही करोगे ना, 6 माइनस 2 तो कितनी हो जाएगी, 4। आप 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। मतलब इस इंसिडेंट लाइट की जितनी एनर्जी बढ़ा रहे हैं या जितनी आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो जो सरफेस से, अब हम सिर्फ सरफेस के इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, जब हम इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, जो किससे, सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज ही हो रही होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिकली जब हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मैक्स का वर्ड लिखा हुआ है, मैक्स का मतलब कि ये होगा कि वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा ग्राफ्स की तरफ, थोड़ा सा ना मैं एफएससी से बातें चेंज करके बातें करूँगा ग्राफ्स में। ये ग्राफ हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस कंसेप्ट को मॉडिफाई करके बता रहा हूँ। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये तो मेरे ख्याल है हर बच्चे को समझ आ गया होगा कि यार ठीक है कि अगर हम क्या करते हैं कि वो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ाएं, यार ई इक्वल टू एच एफ होता है ना। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ाना है। अब हम सिर्फ किन इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो वो सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं ना, वो किसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। बस ठीक है, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे इंसिडेंट लाइट की एनर्जी भी 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके बढ़ती जाएगी। उसको वर्क फंक्शन में से माइनस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होती जाएगी। तो लग भी रहा है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर नहीं भी लग रहा तो हम लोगों ने इस इक्वेशन के ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन, इसको बोलते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है। तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, हमें पता भी है स्ट्रेट लाइन होती है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ यूँ स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी, पहले मैं फिजिक्स वाला पढ़ाता हूँ ना, जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इससे पहले सर क्यों क्या नहीं हो रहा था, इससे पहले ये हो रहा था, इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले ये हो रहा था कि आपका जो एफ था ना वो लेस देन एफ नॉट था, यानी आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी। तो आप लोगों ने अपने पास लिख भी लेना है कि अगर आपका एफ जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ नॉट होगा, अगर आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट होगी तो फिर आप लोगों ने याद रखना है फोटो एमिशन होगी, फोटो एमिशन हो रही होगी, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ये जो हम बात करते हैं ना कि एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ नॉट होगी तो फोटो एमिशन होगी, या इसका मतलब है कि अगर ई ग्रेटर देन 5 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा, तो एक ही बात है, तो क्या होगी, फोटो एमिशन होगी। तो सर थोड़ी देर पहले तो आपने कुछ और पढ़ाया हमें, आपने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, किधर गया वो, कि अगर आप लोगों के पास ये हो जाए ना, किधर गया वो पेज यार, हम लोगों ने भी क्या पढ़ा है कि अगर एच एफ ग्रेटर देन 5 हो जाए तो फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना है, एक ही बात, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट। तो सर ये अब में एग्जिस्ट क्यों कह रहे थे, असल में ये तो प्योर कंसेप्ट है ना, प्योर कंसेप्ट ये है कि अगर एच एफ ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों लिख देना, इक्वल भी लिख देना, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट। उसकी वजह मैंने आपको समझा दी है, उसकी वजह के लिए पूरा टेबल बनाया है कि कुछ इलेक्ट्रॉन की को निकलने के लिए कुलियन में सपोज करें 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रही है, तो फिर ये क्या हो रही है, ये जब हम बात करते हैं वो तो प्रॉपर जब एमसीक्यू आएगा आप उसी को प्रेफर करेंगे। अगर आपका आ जाए ना एमसीक्यू
इफ़ ई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तो फोटो मिशन के ऑप्शन में वो फोटो मिशन मस्ट होगी या फोटो मिशन में होगी, तो आप फोटो मिशन में चूज़ करेंगे। क्यों में चूज़ करेंगे, वो प्रॉपर आप कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। उन इलेक्ट्रॉन के लिए भी जो विद इन द मेटल बॉडी भी इमिट हो रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जब क्वेश्चन आ जाता है, जब मे वाला ऑप्शन अवेलेबल ना हो और आप लोगों ने ये चूज़ करना हो फोटो मिशन हो रही है या फोटो मिशन नहीं हो रही, तो फिर हम माइंड में किसको सोचेंगे, फिर हम माइंड में सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे जो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना। मे वाला ऑप्शन कभी आ जाए तो बिल्कुल वो ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन अगर मे वाला ऑप्शन ना हो, वो पूछते एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट पे फोटो मिशन हो रही है या फोटो मिशन नहीं हो रही, तो फिर आप क्या बोलोगे, फोटो मिशन हो रही है। क्यों अब हो रही है, क्योंकि अब हम किन को सोच रहे हैं, सरफेस इलेक्ट्रॉन को सोच के बात करेंगे। उम्मीद आपको कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये जो कोई एक पॉइंट होता है ना जिसमें वो डाउट वाली बात होती है, असल में वही कंसेप्ट होता है। और जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो उसकी सही कंडीशन को समझता है। हाँ, एमसीक्यू के अंदर अगर ये बात लिखी होगी तो मैं इस पॉइंट को चूज कर लूंगा। समझ आ रही बात की, उस पॉइंट पे सही काम किया करें। अक्सर बच्चे समझते हैं शायद हमारा कंसेप्ट खराब हो रहा है, कंसेप्ट ज़्यादा प्योर हो रहा होता है उससे, लेकिन उसकी कंडीशन आपके एमसीक्यू को खराब कर जरूर रही होती है, उसकी कंडीशन याद रखना होती है। अब मैंने बोला ना, एफ ग्रेटर देन इक्वल एफ नॉट पे मैं एफ सी में भी लिखवाता था फोटो मिशन होती है, अब भी लिखवा रहा हूँ फोटो मिशन हो रही है, लेकिन ये किसके लिए कह रहा हूँ, ये सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा हूँ। अगर ये सेम सवाल आ जाता है फोटो मिशन हो रही है फोटो मिशन नहीं हो रही है, फोटो मिशन में, तो हम मे ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर है, क्योंकि उसमें वो इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं जो सरफेस पे हैं और वो भी आ जाते हैं जो विद इन दी सरफेस की बॉडी के हैं। उम्मीद आपको बात समझ आ रही है। ठीक है, और अब हम कहते हैं अगर एफ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से क्या हो जाए, लेस हो जाए, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस हो जाए, फिर तो कहानी खत्म हो गई ना, फिर नो मिशन, फिर कोई मिशन नहीं होगी, फिर कोई मिशन नहीं होती। समझ आएगी बात की ना। तो इस केस में आपका एफ ग्रेटर देन इक्वल एफ नॉट हो जाए, इसका तो एक और लफ्ज़ भी लिख लेना, इंस्टेंटेनियस भी लफ्ज़ लिख लेना। इसको बाद में समझा दूँ। इंस्टेंटेनियस फोटो मिशन होगी, मतलब जैसे ही एफ ग्रेटर देन इक्वल एफ नॉट हो जाएगी तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन की कौन सी शुरू हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस फोटो मिशन शुरू हो जाएगी, मतलब उसी वक्त इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। लेकिन अगर एफ लेस एन एफ नॉट हो जाए तो फिर कभी भी मिशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कहने का कि आप कितनी दे रहे हैं, आप उसको मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, ये मैं कह रहा हूँ ना, उसको निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, आप कितनी दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं। ये वाला केस है ना, एफ लेस एन एफ नॉट दे रहे हैं, तो अगर आप एफ लेस एन एफ नॉट दे रहे हैं तो इस केस में किसी तरह की कोई एमिशन जो होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। अगर आप एफ लेस एन एफ नॉट दे रहे हैं तो इस केस में कोई एमिशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, बात आपको ये समझ आ गई, ये दो पॉइंट क्लियर होगी। अगर एफ ग्रेटर देन इक्वल एफ नॉट हो तो फोटो एमिशन होगी, अगर एफ लेस देन एफ नॉट हो तो कभी भी फोटो एमिशन नहीं होगी। इसमें वो रोले वाला एमसीक्यू क्या है कि अगर ये वाला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन आ जाए तो अगर मे आ जाए तो हम क्या चूज़ करेंगे, मे चूज़ करेंगे। अगर इसमें आ जाए फोटो मिशन डिले, एक लफ्ज़ यूज़ होता है डिलेड फोटो मिशन, एक होता है इंस्टेंटेनियस फोटो मिशन। तो अगर एफ ग्रेटर देन इक्वल एफ नॉट हो जाए तो आप लोगों ने क्या वर्ड चूज़ करना है, इंस्टेंटेनियस फोटो मिशन चूज़ करना है। एक लफ्ज़ होता है डिलेड डिलेड मिशन, डिलेड मिशन वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करना। ठीक है ना, कुछ बच्चे ये समझते हैं शायद डिलेड का मतलब वो कुलियन वाला डिले है। कुछ बच्चे ये समझते हैं शायद डिले का मतलब ये है कि आप लोगों ने लाइट फॉल की और इलेक्ट्रॉन अंदर से कुलियन करके आ रहे हैं, उसको डिलेड, वो डिले नहीं होता, वो इंस्टेंटेनियस ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कुलियन करके भी बाहर आ रहे हैं तो वो डिलेड एमिशन नहीं होता। डिलेड एमिशन कोई और कंसेप्ट है। डिलेड एमिशन का कंसेप्ट क्लासिकल फिजिक्स का है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। डिलेड एमिशन का कंसेप्ट क्लासिकल फिजिक्स का है, वो पढ़ाऊंगा। डिलेड एमिशन का मतलब कुलियन वाला नहीं होता, कुलियन वाला जो कंसेप्ट है ना वो नहीं होगा, ये लिख लें अपने पास। डिलेड का मतलब कुलियन वाला नहीं होगा। ठीक है, ये डिलेड का कंसेप्ट जो है वो किसका है, क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट है। मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है, मॉडर्न फिजिक्स कह लें या आइंस्टाइन कह लें, मॉडर्न फिजिक्स या आइंस्टाइन क्या कहते हैं, आइंस्टाइन मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि अगर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट हो जाएगा तो इंस्टेंटेनियस मिशन होगी। क्या सरफेस वाली मिशन को इंस्टेंटेनियस कहते हैं, हाँ उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। क्या अगर किसी मेटल के अंदर से भी फोटो मिशन होगी, कुलियन करके इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो इंस्टेंटेनियस होगी, डिले होगी, वो भी इंस्टेंटेनियस होगी, क्योंकि डिलेड कुलियन वाला नहीं होगा।
यानी जो कुलियन वाला है उसको डिलेड एमिशन नहीं कहते, कुलियन वाले को भी हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एमिशन ही कहते हैं। बातें समझ आ रही है ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन कुलियन करके भी इमिट हो रहा है तो वो डिलेड एमिशन नहीं काउंट होती, कुलियन करके भी अगर आ रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस एमिशन का ही पार्ट होगा। ये बातें बड़ी बच्चे रंग करते हैं, इसलिए मैं 10 दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लेजेंड भी होंगे जो 10 दफ़ा रिपीट करने के बाद भी स्टिल कन्फ्यूजन में चल रहे होंगे। समझ आ गई बात, इस चीज़ों को क्लियर करें, डिलेड एमिशन कुलियन वाला नहीं होता, ये क्लासिकल फिजिक्स का लफ्ज़ है डिलेड एमिशन। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद जो, क्योंकि जब एमसीक्यू पूछता है ना, वो पूछता है एफ ग्रेटर दैन इक्वल एफ नॉट और फोटो एमिशन हो रही है, अगर एफ ग्रेटर दैन इक्वल एफ नॉट और फोटो एमिशन हो रही है एंड फोटो एमिशन इज नॉट फ्रॉम सरफेस, वो बोलता है एमसीक्यू में कोई फोटो एमिशन सरफेस से नहीं हो रही, मतलब अंदर से हो रही है, तो बताएं इंस्टेंटेनियस फोटो एमिशन होगी या डिलेड फोटो एमिशन होगी। बच्चे कहते हैं हाँ यार ये तो अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, थोड़ी देर बाद निकलेगा, डिलेड फोटो एमिशन होगी। नहीं, वो भी कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस फोटो एमिशन ही होगी, क्योंकि डिलेड वर्ड ही क्लासिकल फिजिक्स का है, डिलेड कुलियन वाला डिलेड नहीं है, ये डिलेड कोई और कंसेप्ट है। ठीक है, आपको समझ आ गया। ये जो जोन है यहाँ पर देख लें एफ लेस एन एफ नॉट है, तो जब एफ लेस एन एफ नॉट है तो इस जोन में तो कोई एमिशन नहीं हो रही होगी, इस जोन में एमिशन ही नहीं हो रही होगी। जब कोई चीज़ एमिट ही नहीं हो रही तो काइनेटिक एनर्जी तो उसकी ज़ीरो चलेगी ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो अगर एफ लेस एन एफ नॉट हो तो कोई एमिशन नहीं होती। जब ये देखो यार कोई चीज़ एमिट ही नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं है बाहर, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का भी कोई कंसेप्ट नहीं होगा। वैसे यहाँ पर देख लो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है, जब मैक्सिमम का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो आप लोगों ने हमेशा किन इलेक्ट्रॉन को सोचना है, सरफेस वालों को सोचना है। मैक्सिमम का वर्ड लिखा हुआ है तो सिर्फ किन इलेक्ट्रॉन को सोचना है, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को सोचना है। और जब जनरल क्वेश्चन आ जाए और आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करना पड़ जाए किन की बात हो रही है, सरफेस की या अंदर वालों की, तो हमेशा किसकी बात करनी है, सरफेस की बात करनी है, क्योंकि मेनली डिस्कशन तो सरफेस की हो रही है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बात हो रही सरफेस की हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ लेस एन एफ नॉट हो जाए तो जब एमिशन ही नहीं हो रही तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होगी, जीरो होगी। जब यहाँ पर क्या हो गया, एफ इक्वल टू क्या हो गया, एफ नॉट हो गया, एफ इक्वल टू एफ नॉट हो गया, तो इसका मतलब क्या स्टार्ट हो जाएगी, एमिशन स्टार्ट हो जाएगी। क्यों एमिशन स्टार्ट हो जाएगी एफ इक्वल टू एफ नॉट से, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, सरफेस की। सरफेस पे तो जब एफ इक्वल टू एफ नॉट हो जाएगा तब भी क्या स्टार्ट हो जाएगी, एमिशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से एमिट हो रहे हैं, मैक्सिमम वाले कहाँ पर पड़े होते हैं, सरफेस पे पड़े होते हैं। समझ आ गई बात है, ये ग्राफ आपको आइडिया होगा। मैं भी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि वो पूछते हैं कि इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ ग्राफ में। तो अब मैं फार्मूला से स्लोप ऑफ ग्राफ नहीं कैलकुलेट करवा रहा जिस तरह मैंने एफएससी में कैलकुलेट करवाता रहा था। अब ये देखें, ये इक्वेशन हम लोगों ने इसीलिए तो पढ़ी है ना, यानी इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है, ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना रहे हैं। आप लोगों ने जो ग्राफ बनाया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाया, तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो लिखा होगा, ये जो लिखा होगा वो एम होगा, एम स्लोप को कहते हैं। एम यहाँ पर किसको शो कर रहा है, स्लोप को शो कर रहा है, बल्कि लिखा भी है नीचे मैंने ये, एम यहाँ पर किसको शो कर रहा है, स्लोप को शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस ग्राफ की स्लोप कौन सी होगी, जो एफ के साथ नंबर लिखा होगा, एम स्लोप को शो करेगा। तो एम यहाँ पर किसकी को ला रहा है, ये बात याद कर लें, बड़ी आसानी होगी, मैंने इसे बड़े एमसीक्यू करवाना है इसके आपको। तो अब ये बात यूँ याद रखें, बड़ा अच्छा होगा। स्लोप ऑफ ग्राफ अगर आपसे पूछे तो किसकी इक्वल होगा, एच की इक्वल होगा। एच मीन प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, स्लोप ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ किसकी इक्वल होगी, एच की इक्वल होगी। एच मीन क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको कंसेप्ट याद रखें जो मैंने आपको सिखाया आज, इधर से निकालना है। इस वेरिएबल के साथ जो लिखा होगा वो क्या होगी, स्लोप होगी। इसको आगे ले आते हैं, इसको आगे मैं एक्सटेंड करता हूँ, बड़ा काम का कंसेप्ट, आखिरी कंसेप्ट आज, बाकी कल पढ़ेंगे। मैं इसको पीछे लेकर आ गया। सर ये ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पीछे लेकर आने का मतलब तो ये हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या जीरो है, जीरो तो मान रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जीरो तो हो सकती है या जीरो है ना काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है, ऊपर काइनेटिक एनर्जी है, नीचे भी काइनेटिक एनर्जी, ये जीरो है तो नीचे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। तो क्या इस बात का ये मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो रही है? वो तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या, किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी या होगी या ज़ीरो होगी,
अगर होगी तो पॉजिटिव होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो या ज़ीरो होती है या वो पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज़ की कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आप क्या बना रहे हैं फिर, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मेरा पुत्र चीज़ बनी है, ये जो चीज़ बनी इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसको क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। इसको उस सेंस में ना समझे कि वो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फिर ये क्या बला लिखी हुई है, ये जो चीज़ होती है इसको ग्राफ का बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो वो आपसे पूछेगा कि आप लोग जो बात कर रहे हैं उस ग्राफ का आप लोगों को वाई इंटरसेप्ट चाहिए। क्या चाहिए, वाई इंटरसेप्ट चाहिए। तो आपसे अगर पूछेगा ना काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, इतने ग्राफ आपको ये वाला ग्राफ में भी अगला पोर्शन ना भी गिवन हो, पता ना बुक में थोड़ी सी डंडी सी उसने बनाई होती है, तो आपसे पूछेगा इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। इधर आ जाए, इधर आ जाए, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। मैंने क्या बोला था, जो सी होता है वो क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब मुझे बताओ इस ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट है, पहली बात तो वह नेगेटिव है और कितना है, एच एफ नॉट है। तो अगर आपसे पूछे ना कि आप ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, तो हम बोलेंगे दिस वाई इंटरसेप्ट शोज एच एफ नॉट। ये वर्क फंक्शन को शो कर रहा है। ये इसके वर्क, एच एफ नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन नहीं होता। और एच एफ नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। ये वर्क फंक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली वर्क फंक्शन है। तो अगर आपसे पूछे ना इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट किसको शो कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट ये चीज़ है, ये सी है उस ग्राफ का। ये उस ग्राफ का क्या है, सी है, सी उस इक्वेशन में, ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। इसको हम फाई भी कहते हैं, इसको हम एच एफ नॉट भी कहते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में देख रहा था अगले दिन, बड़ा अच्छा किसी ने एमसीक्यू बनाया था, उसने पूरा ग्राफ बनाया था। खैर उसने तो काफ़ी मदारियाँ की हुई थी, उसने बड़ा कुछ लिखा हुआ था। उसने इधर काइनेटिक एनर्जीज को लेबल किया हुआ, मैं नहीं कर सकता, मैं पहले खिचड़ी में जा चुका हूँ। उसने इधर जनाब इस फ्रिक्वेंसी को भी लेबल किया हुआ, लेबल मतलब 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इधर भी लिखे हुए, इधर भी लिखे हुए। इधर उसने जनाब छोटू सा लिखा हुआ था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखा हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर उसने लिखा हुआ था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर उसने आगे लिखा हुआ था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब उसने पूरा ग्राफ बड़ा खूबसूरत करके ना लेबल शेबल किया हुआ था। ग्राफ उसने बनाया हुआ और उसने ग्राफ से बच्चों से ये पूछा हुआ कि आप इस ग्राफ से इस मेटल का वर्क फंक्शन बताएं। ग्राफ पूरा लेबल किया हुआ और पूछ रहा है इसका वर्क फंक्शन बताएं। तो हमें तो समझ आ गया ना, ये लाइन सीधी जिस जगह पर आकर टच होगी, यहाँ से यहाँ तक उस मेटल का वर्क फंक्शन होगा। तो जो यहाँ लिखा होगा वही वाई इंटरसेप्ट होगा और वही वर्क फंक्शन होगा। तो वर्क फंक्शन कितना हुआ फिर, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंसेप्ट समझ आ गए, जो यहाँ पर लिखा होगा वही वर्क फंक्शन होगा ना फिर, क्योंकि इसका इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट क्या है, इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट क्या है, वर्क फंक्शन है। तो जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी यार वही उसका क्या होगा, वर्क फंक्शन की इक्वल होगा। तो इस ग्राफ का वर्क फंक्शन कितना बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। ये जो कंसेप्ट है ना वाई इंटरसेप्ट का कंसेप्ट, ये 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा इसका ग्राफ का कंसेप्ट इस ग्राफ का पूछा जाएगा। कुछ ग्राफ मैं अनसीन भी करवाऊंगा, अनसीन यूएचएस में थोड़े कम आते हैं, एमडी कैट में भी, उसमें ईटा में भी कम आते हैं। ये अपने पास कंसेप्ट सही माइंड में रख लो। मैं आपको वेवलेंस वगैरह के और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ज़्यादातर चांस इसी के ही है। वो आपको ये ग्राफ बनाकर दे देगा, आपसे पूछेगा बताएं इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट शो किसको करते हैं। ये बातें ऊपर वाली पढ़ी हैं सबने, ये पता है। मैं लिख देता हूँ, ये नो एमिशन जोन है। ये कौन सा जोन है, एमिशन जोन है। और ठीक है ना, ये यहाँ पर एमिशन हो रही है। ये ग्राफ किन इलेक्ट्रॉन के लिए, ये सरफेस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्यों सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए, मैक्सिमम करंट, ये सीधे सीधे ग्राफ है ना। इस ग्राफ की स्लोप क्या है, स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट की इक्वल है। ये कंसेप्ट नहीं भी याद तो एफएससी में हम लोगों ने वैसे लिखी भी थी ना, लेकिन प्रॉपर कंसेप्ट यही है कि जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के ऊपर इस ग्राफ को फिट करते हैं, इस ग्राफ के ऊपर फिट करते हैं, फिट करके चीज़ें निकालते हैं। अब इस ग्राफ की स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक हो गया। वाई इंटरसेप्ट इसका एच एफ नॉट, एच एफ नॉट क्या है, वर्क फंक्शन, और वो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी।